मैं निखिल कुमार सिंह, रैंक 89, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यही मुझे मिला है। अभी मैं यहाँ पे आपको अपना सक्सेस या फेलियर वो बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगली बार मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ। तो अब ये कैसे होगा, कुछ कहानी मैं आपको सुना सकता हूँ उसके लिए, और उसके साथ साथ आपके सवालों का जवाब भी होगा। तो शुरुआत ऐसा करते हैं कि हम अपने बारे में कुछ बताते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो, नहीं तो आपके सवालों से शुरू करेंगे, आप जैसा बोले। ठीक है। अभी मैं BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड में कार्यरत हूँ। ठीक है। मैं सब डिविजनल इंजीनियर हूँ वहाँ पे। मेरी पढ़ाई NIT पटना से हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं ITC में था। उसके बाद उसको छोड़ करके मैं BSNL ज्वाइन किया जब मेरा सिलेक्शन वहाँ हुआ, क्योंकि घर के पास है। मम्मी पापा लोग बोले कि भाई घर आ जाओ, अच्छा रहेगा। तो बोले ठीक है आ जाते हैं। पैकेज मेरा ज़्यादा था वहाँ पे, पर फिर भी क्योंकि घर है तो घर के पास आ जाए। अभी उसके बाद और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ, आप शायद विश्वास नहीं करिएगा। मेरा GS बहुत ही ख़राब था शुरुआत में, कुछ भी नहीं आता था मुझे लगा था कि GS मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। किसी का भी होता है तो वो ऐसे ही झूठ मांगते रहता है, मतलब कुछ भी फेंकते रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरा GS बहुत ही ख़राब था। ठीक है। इंजीनियरिंग मेरा अच्छा, टेक्निकल अभी भी स्ट्रांग है मेरा। ठीक है। मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ये मेरा स्ट्रांग है। पर GS भाई रटेंगे कैसे इतना सारा चीज़, क्योंकि कुछ भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ रटना है। कोई भी चीज़ है रटना है। पर आगे चल के मुझे ऐसा विश्वास हुआ ना, मतलब ऐसा मुझे लगा कि रटना नहीं है हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है। साइंस क्या है या इंजीनियरिंग क्या है, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग अबाउट मशीन्स। ठीक है। इट्स अबाउट अप्लाइंग लॉजिक, इट्स अबाउट अप्लाइंग रैशनल बिहेवियर, द रैशनल अप्रोच दैट यू नीड फॉर क्वालिफिकेशन इन द JPSC और एनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। तो क्या है कि आपको वही लॉजिक लगाना है आपके आंसर राइटिंग में, आपके इंटरव्यू में, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये JPSC किस चीज़ का नाम है। इसमें 3 पड़ाव होते हैं, आपको सबको पता है। मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नॉट से फेल हुए हैं, पर स्ट्रगल के पीछे छूट गए हैं कहीं पे, और स्ट्रगल और थोड़ा सा बाकी है। भाई मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, मैं सच बोलूँगा, मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हार नहीं मानिए, आगे बढ़िए, आप ज़रूर निकलिएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आप ज़रूर निकलिएगा। ठीक है। देखिए एंथुसियाज्म आप लोग सबके पास है, विगर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ भीड़ एक तादाद में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी को JPSC या फिर कोई भी पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन निकालना है, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हुए, नहीं तो आप यहाँ पे क्यों बैठते। ठीक है। आपको ज़रूरत क्या है, एक कैटलिस्ट का, जो ये इंस्टीट्यूट मतलब कैटलिस्ट IAS और यहाँ के सर्वे सर्वा विशाल सर, जो आपको मदद करेंगे आपको ऊपर उठने में। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ट्रस्ट दिखाएंगे यहाँ के टीचर्स पे, अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट दिखाएंगे और 3 Ds को फॉलो करेंगे, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, तो मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे अगले बार खड़े होंगे। ठीक है। तो खैर आप लोगों का कुछ सवाल होगा तो वो बताएं, नहीं तो फिर मैं ऐसे बताऊंगा कि 3 पड़ाव कैसे कैसे पार करना है, PT, मेंस एंड देन इंटरव्यू। अगर कुछ सवाल है तो पहले प्लीज। ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, इंटरैक्टिव सेशन होने से क्या होता है ना कि नींद नहीं आता है। नहीं तो पक्का बताता हूँ, मैं भी कभी वहाँ बैठा करता था तो मुझे नींद आता था, भाई क्या बोल रहा है, बोले जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ PT, प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको छांटता है। 3 लाख लोग अपीयर होते हैं, 3 से 3.5 लाख लोग अपीयर होते हैं, और उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, कोई आइडिया? कितने लोग? 3,000, 3,500, मतलब जैसा सीट होते हैं उसके ढाई गुना में, मतलब 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स ऑफ द मतलब टोटल, या सॉरी नहीं 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स, सॉरी आई एम सॉरी, इंटरव्यू का मैं बोल रहा था। हाँ 10 गुना 10 टाइम्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए इस बार 342 सीट था,
तो करीब 3500 लोग सेलेक्ट हुए थे, 35 से 3600 लोग सेलेक्ट हुए थे। मतलब ऐसा होता है कि कई लोगों का सेम नंबर आया था, तो उनको तो सिलेक्शन करना ज़रूरी है, इसलिए वो बढ़ जाता है 10 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। तो खैर आप सोचिए 3.5 लाख और 3500, मार्जिन देखिए कितना ज़्यादा कितना कम का है। मतलब आप सोचिएगा तो एक समंदर है और उसमें से बूंद निकलना है, सही बता रहा हूँ आपको। 3.5 लाख में से आपको 3500 में आना है, ठीक है। तो ये कैसे आएंगे, मैं आपको बस एक चीज़ बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पीटी, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होता है, ठीक है, सिर्फ मेहनत से। यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा नहीं लगता, यहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा, जो सर पढ़ाएंगे वो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको सारे एमसीक्यूज़ लगाने होंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ के बुक आते हैं, खास करके झारखंड के, क्योंकि 110 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 वो झारखंड का रहता है। झारखंड अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए कि उसको मतलब उसमें कम से कम 110 में से 80 90 लाने का कोशिश करिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। अगर आप 90 के करीब लाने का कोशिश करेंगे तो आपका 80-85 ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है जीएस पेपर, जो कि ऑल टुगेदर मतलब इंडिया के बारे में है सारा कुछ। आप या उसमें साइंस ले लो, आप उसमें हिस्ट्री ले लो, आप उसमें ज्योग्राफी ले लो, आप उसमें पॉलिटी ले लो, आपको यहाँ तक कि मतलब कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो छूटता नहीं है उस 90 क्वेश्चंस में। आपको पता नहीं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन आएगा। आप झारखंड में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड क्या है, लिमिटेड है, बुक्स आपके अवेलेबल है मार्केट में। सर जो है, सर का नोट्स ही काफ़ी है, बुक्स को क्या फॉलो करिएगा, सर का नोट्स ही काफ़ी है। आप बस नोट्स बढ़िया से पढ़िए, सारा एमसीक्यूज़ का बुक खरीदिए, 3-4 एमसीक्यूज़ का बुक खरीदिए, मैं तो ये बोलूँगा ये ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट में हिंदी में बुक मिलता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मैं भी इंग्लिश में ही दिया था एग्जाम, ठीक है, पर आपको हिंदी में बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, क्योंकि ये तो पीटी है ना, इसमें क्या है, इसमें पढ़ के क्या कर लेंगे, ठीक है। आपको हिंदी में बुक मिल रहा है, हिंदी में बुक लें, उसको बनाएं। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बनाएंगे, आप सफल होंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब सही बोल रहा हूँ ना मैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स वीक होगा जिनका, पता है क्यों, मैं बताता हूँ आपको। बच्चा से क्या होता है ना कि मैथ्स थोड़ा सा टफ है, नहीं बनाते हैं, ठीक है। आधा घंटा टाइम देते हैं, नहीं बनाते हैं, छोड़ दो, नहीं बनाते हैं। अगले साल फिर सेकंड क्लास में गए, फिर नहीं बनाते। तो नहीं बनाने से क्या होता है ना, आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जिस दिन आप मैथ्स में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करिएगा, पहले क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे तीसरे में, चौथे में, 5वें में, ऐसे करते करते तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, और उसका कारण यही है कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे शुरू से लेकर अंत तक। ऐसा कुछ नहीं कि उसके दिमाग में पहले से मैथ का कीड़ा घुसा हुआ है और उसको मैथ्स अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्रैक्टिस का खेल है। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू क्या है, प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस करें, घटना चक्र सॉल्व करें, अगर आप इसका बात करें, मतलब जीएस, जनरल जीएस का घटना चक्र को सॉल्व करें, या फिर झारखंड का जितना भी एमसीक्यू का बुक है आप फॉलो करें, उसको 2 बार 3 बार, उसका 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, जितना बार लगाएं उतना अच्छा, क्योंकि आपके दिमाग में वहाँ पे इंस्टेंटली आंसर आना चाहिए। वहाँ पे कुछ लॉजिकल टाइप का आंसर नहीं पूछते हैं झारखंड के बारे में। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, बाकी सब दिमाग में आया फट से आंसर लिख दिया। तो ये हुआ पहला पड़ाव पार करना। यहाँ पे कितने लोग, मतलब मुझे नहीं पूछना चाहिए, इसलिए बस मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीटी क्वालिफाई किए होंगे। हाँ या ना, बस हाँ या ना, हाथ नहीं उड़ाना है कि नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो पीटी क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है। तो इस बार फिर आपको मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से कल कुछ पेपर में एक न्यूज़ आया था कि 14th जेपीएससी आने वाला है, तो जल्दी आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, 4 से 5 महीना में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि एक बार आता है तो फिर टाइम नहीं मिलता है। आपको पता नहीं, जेपीएससी इज़ एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। मतलब मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, मतलब जेपीएससी के लिए क्या है ना, ETU, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। जेपीएससी यही है, आपको पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा पीटी का, कब होगा मेंस का, और फिर कब जा करके इंटरव्यू होगा। यहाँ पे क्या था, पीटी हुआ, जब नोटिफिकेशन निकला पीटी हुआ 2 से 3 महीने, 2 से ढाई महीने में, फिर मेंस हुआ 2 से ढाई महीने में, और फिर इंटरव्यू 1 साल के बाद। आपको पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं जॉब में था। अब मैंने ये लास्ट ही एक बार एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब इस बार नहीं होगा तो अब नहीं देने वाला मैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। अब अचानक से आया कि नहीं इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, आपको फिर से बुक उठाना पड़ेगा।
और लिटरली आपको बताता हूँ, जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया उसके पहले मैं बहुत कूल था, बहुत रिलैक्स था, पर जैसे ही मैं उस डोर को खोला और अंदर घुसा, मुझे लगा बाप रे, इस बार अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, और थोड़ा सा डर मेरे मन में घुस गया। खैर उसके बारे में मैं बाद में शेयर करूँगा इंटरव्यू के बारे में। तो पहला पड़ाव आप इस तरह से पार करेंगे। कोई सवाल पीटी के लिए? मैं समझा पा रहा हूँ ठीक से या नहीं, ये हाँ या ना में बताइए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपका टीचर नहीं हूँ आपके ही तरह वहाँ बैठा हुआ था और अभी यहाँ बैठ गया हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं होता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं सक्सेस पा लिया और आप जो है फेल हो गए तो आप मेरे से बेवकूफ़ या मैं आपसे होशियार, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो स्ट्राइक किया 1 या 2 क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा वो क्या चीज़ है जो आपको मदद करता है आगे बढ़ने में, वो भी मैं बताऊंगा। तो खैर ये हो गया पीटी का बात। सेकंड पढ़ाओ, वो क्या? मेंस, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो मेंस से डरते होंगे, है कि नहीं? हाँ या ना, बस हाँ या ना में जवाब दें, है ना। मैं बताता हूँ, मैं मेंस से नहीं डरता हूँ, मैं पीटी से डरता हूँ बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है यार पीटी के लिए, मतलब बहुत दिक्कत, और पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ देंगे पीटी में। पर मेंस तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस डिफाइंड है, सिलेबस अथाह सागर है, बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, पर डिफाइंड है, एटलीस्ट डिफाइंड है कि ये इतना से ही पूछेंगे, ठीक है। आपके पास 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और साइंस का बात करें तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको 5 ही बनाने हैं, ठीक है। आपको पता है कि क्या पूछने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है। अंडर 100 रैंक, ठीक है, अंडर 100 रैंक ये लाना सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, तो क्या है पता है? कड़ा मेहनत, ठीक है। जितना आप मेहनत करिएगा, जितना आप यहाँ पे भी जितना आप प्रैक्टिस करिएगा आंसर राइटिंग का, ठीक है, उतना आपके पास उम्मीद रहेगा कि आप अंडर 100 रैंक लाएं। अंडर 100 रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत, ठीक। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ, यही जो मुंह सूखने वाला बात है ना, ये मेरे साथ इंटरव्यू में हो गया था, मैं वो बताऊंगा बाद में। यहाँ स्क्रीन के कारण होता है। हाँ, यहाँ स्क्रीन के कारण ज़्यादा होता है। स्क्रीन के कारण नहीं, ऐसा नहीं है, हो गया था, पर बताऊंगा खैर। तो अंडर 100 रैंक लाने के लिए क्या है? मेहनत करने का ज़रूरत है, ठीक है। पर अगर आपको टॉप लिस्ट में पहुंचना है 1 to 10, आप उसके बारे में प्लीज़ नहीं सोचें, आप प्लीज़ उसके बारे में नहीं सोचें। आप बस सोचें कि आपको अंडर 100 रैंक लाना है, तो वो कैसे लाना है? वो आपको कड़ी मेहनत करके लाना, ठीक है। 1 to 10 आपका ज़रूर आ जाएगा। अगर आप ऐसा लेवल पे पहुंच गए और आपका किस्मत भी स्ट्राइक किया ना, तो आप 1 to 10 में आ जाइएगा। अब किस्मत कैसे स्ट्राइक करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा पिछली बार, कितनों ने सोचा था कि पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट करेगा या फिर बैकलॉग का क्वेश्चन रिपीट करेगा? कोई ऐसा है जो सोचा था कि बैकलॉग का क्वेश्चन रिपीट करेगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होंगे? कोई है ऐसा? नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी का भी इंटरव्यू देखेंगे टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, PYQ बनाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बना लिए होते तो आपको पता है 17 में से 13 क्वेश्चंस डायरेक्ट लगा था। अगर आप 17 में से 13 क्वेश्चंस आप डायरेक्ट अगर बना दिए होते, आप घर में जो प्रैक्टिस किए हुए हैं बस वहां पे छापना है, कुछ नहीं करना है। घर में प्रैक्टिस किए, मगअप किए, वहां पे छाप दिए, तो बताइए आपको कितना आ गया होता हर क्वेश्चंस में। मैं देखिए, इसके पहले 7वां वाला जीपीएससी मैं दिया था, इसलिए मैं आपको मार्क्स के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। उसमें मेरा 8 नंबर से नहीं हुआ था, मैंने नागपुरी लिया था उस समय, और इस बार मैंने खोटा लिया तो हो गया। तो खैर जो भी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्क्स दिए कैसे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मार्क्स दिए कैसे जाते हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता सकता हूँ। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होते घर में और वहाँ पे वो क्वेश्चन को छाप दिए होते, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका किस्मत खराब भी रहता। और जो ऐसा एग्जामिनर है जो खराब से जो कॉपी, अगर मान लीजिए आपका किस्मत खराब और कुछ आपका खराब से कॉपी चेक हुआ, तब भी आपको मिनिमम 25 नंबर आता, मिनिमम 25 आउट ऑफ 40। साइंस में तो नंबर मिलता ही है, मतलब इस बार का पता नहीं, जब तक मार्क्स आएगा नहीं मैं गारंटी दे नहीं सकता हूँ कि कैसा नंबर मिला है साइंस में, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मिनिमम आपको 25 आता। अब सोचिए 13 क्वेश्चन में, साइंस इंक्लूडिंग साइंस,
क्योंकि साइंस में अगर आप घर में प्रैक्टिस करके गए हैं और वो बना दिए वहाँ पे, आप डिटो वो चीज़ छाप के आए हैं, तो आपको पक्का है 25 तो आना ही आना था। ठीक है, आप खुद सोचिए 25 नंबर लाना 13 का 13 क्वेश्चन में मिनिमम है। ठीक है, हो सकता है बढ़ भी जाए, 28 भी आए किसी में 27 आए, किसी में 30 भी आ जाए, 32 भी आ जाए। आप सोचिए कि आप क्वालिफाई नहीं करिएगा, क्या आप अंडर 100 नहीं ला पाइएगा? तो ये किस्मत है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ PYQ पे नहीं चलना है, उसके भरोसे पे नहीं चलना है, क्योंकि किस्मत कब साथ दे कब साथ नहीं दे, वही बोला ना मैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, पर आपको PYQ ज़रूर बनाना है। अगर आ गया तो कितने लोग आपसे आगे हो जाएंगे ये सोचिए, क्योंकि ये कंपटीशन है यहाँ। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आपको 80% मार्क्स ले आए या फिर 85% मार्क्स ले आए हैं तो आपका हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। ये वेरिएबल है, यहाँ पे कट ऑफ मेरे हिसाब से तो वेरिएबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछली बारी कट ऑफ 633 नंबर का है तो इस बारी कट ऑफ जो है 610 का होगा या 650 का होगा, पता नहीं किसी को। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिनका होना चाहिए था और वो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिनका मेंस क्वालिफाई वो होना चाहिए था उनका, पर वो हुआ नहीं उनका, क्योंकि पता नहीं कट ऑफ कितना गया, अभी भी पता नहीं है हमें। तो आपको इन सब चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। कैसे? प्रैक्टिस करके। कैसे? सर का नोट्स मैं आपको सही बता सकता हूँ, कैटलिस्ट IAS में जो आपको नोट्स मिलता है वो A1 क्वालिटी का रहता है। ठीक है, आपको बस उसमें कुछ एडिशन करना है। वो एडिशन वो सर तो करवा ही देते हैं, लेकिन अगर आप अपने से भी कुछ एडिशन कर दे तो एक एडवांटेज आप लोग के साथ ये होगा कि आपका आंसर दूसरों से अलग होगा। एडिशन क्या करना है? कुछ करेंट फैक्ट्स। ठीक है, उसके लिए आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पेपर पढ़ लीजिए, आप हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदू ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी पेपर यहाँ का पढ़िए, झारखंड का पेपर उठा करके, क्योंकि आपको झारखंड का एस्पेक्ट अगर आप डालते हैं अपने आंसर में तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश पेपर तो है नहीं यहाँ पे, हिंदी प्रभात खबर ही पढ़ना पड़ेगा या फिर हिंदुस्तान, है ना। झारखंड का एस्पेक्ट आप ज़रूर डालिए किसी भी आंसर में। ठीक है, आपको मार्क्स फेच करता है वो। ठीक है, अब ये चारों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जैसा जैसा क्वेश्चन पूछते जाएं वैसा मैं डिस्कस करूंगा। एक बारी मैं बस एक चीज़ बता सकता हूं कि आपको आंसर लिखना कैसे है, जो मुझे लगता है किस तरह से लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का क्वेश्चन, कोई भी अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है, ऐसा कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आ गया या फिर कोई ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जो मेरा विचार है, जो मैं सोचता हूँ कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए किसी भी PSC एग्जाम में, तो नंबर 1 उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देना चाहिए। ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन आना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब अगर किसी को आपको सब्सटेंशिएट करना है या फिर उसको क्रिटिसाइज करना है या फिर एनालिसिस करना है, तो नंबर 1 कौन सा प्रोविजन ले? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन। ठीक है, नंबर 2 स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब अगर कोई लॉ बना है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में अगर कोई लॉ बना है या फिर कोई स्टेट का लॉ है, ठीक है, तो मतलब बाई लॉज भी बोलते हैं उसको हम लोग, या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है, उसको हम लोग रखें। नंबर 3 एनी काइंड ऑफ कन्वेंशन, अगर कुछ ऐसा कन्वेंशन है, जैसे पार्लियामेंट में बहुत सारा ऐसा कन्वेंशन होता है जो कि किसी जगह रिटन नहीं है, बस ऐसा माना जाता है कि ऐसा किया जाता है तो किया जाता है। नंबर 4 एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल लॉज, मतलब इंटरनेशनल लॉ, कुछ ऐसा है यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसा बात है या फिर WHO का कोई बात है, UN कोई मतलब सॉरी यूनाइटेड नेशन, WHO या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी का, अगर उसका कोई बात है तो उसके बात को रखें आप। और ये सारा चीज़ रखने के बाद जो आपका आंसर तैयार होगा, मेरे ख्याल से वो सॉलिड आंसर होगा। आप सोचिए इसके बारे में, अगर आप सोचिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा अगर आंसर तैयार करके दे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि सारा चीज़ तो आपको सर पढ़ा ही देते हैं यहाँ पे, बस आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना है। और सर जब आपका टेस्ट सीरीज होगा तो सर आपको बताएंगे भी कि किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है। पर एक बार ही आपको अपने से भी प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग तो बहुत हैं। ठीक है, तो आपको खुद से भी जब तक आप प्रयास नहीं करिएगा तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो प्रयास आपको खुद से भी करना है, यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट से भी सहारा ज़रूर मिलता है और मिलेगा भी। ठीक है, अभी ये ऐसा हो गया कि पॉलिटी का क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करने पे मेरे ख्याल से आपको नंबर अच्छा आना चाहिए, 25 से कम तो नहीं आना चाहिए जहाँ तक हमको लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो पॉलिटी का क्वेश्चन में मैंने 4 अटेम्प्ट किया था पॉलिटी का क्वेश्चन, जिसमें कि एक का आंसर मुझे नहीं आ रहा था ठीक से। उस समय मुझे कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ था, किन्हीं ने बताया था मुझे कि जो टफ क्वेश्चन होता है ना उसी को अटेम्प्ट करो नंबर ज़्यादा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, यह मिथ है, मैं आपको बोल देता हूँ। टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में नंबर मिलता है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको टफ क्वेश्चन का आंसर आता है अच्छे से तो आप ज़रूर लिखिए, ठीक है, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको सॉलिड आता है, मतलब अच्छे से आता है, जिसको आप समझ पाए हों अच्छे से। शॉर्ट नोट्स एक आता है क्वेश्चन, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली उसका शॉर्ट नोट लिखना है।
ना आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ना ही आपको डिस्कस करना है, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है उसमें करने के लिए, बस शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आपको अगर अच्छे से आता है आप शॉर्ट नोट्स लिखें, उसमें नंबर अच्छे आता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स लिखने पर नंबर कम आता है, कोई बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा लास्ट टाइम। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस, कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को आप पहले से पढ़े बढ़िया से। आपके पास 3 घंटा का मौका है, 40 मिनट पर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 40 मिनट पर क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको 2 से 3 मिनट, अगर आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं। जिनके पास थोड़ा सा रीडिंग एबिलिटी थोड़ा सा कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 मिनट लें, पर क्वेश्चन ज़रूर समझें। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझे कुछ और हैं, क्वेश्चन में डिमांड कुछ और किया गया और लिख कुछ और दिया। नंबर आपको 20 से ज़्यादा नहीं आएगा आउट ऑफ 40, मैं आपको सही बताता हूँ। आप लिख दिए हैं उसको 8 पन्ना में, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको 20 से ज़्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि वो पूछ कुछ और रहे हैं और आप लिख कुछ और रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस बार एक क्वेश्चन आया था 74th और 73rd और ये CAA जो है, तो उसके बारे में बताने के लिए। तो वो क्वेश्चन जो था वो क्या डिमांड कर रहा था कि ये जब आया है तो इससे क्या इफेक्ट हुआ और इससे पहले क्या था, अभी क्या हो गया, और क्रिटिकल एनालिसिस भी देना है कि मतलब कि ये आने के बाद भी सच में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ग्रास रूट डेवलपमेंट अभी हो रहा है, क्योंकि अब ले आए हैं हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ और फिर साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बाद भी क्या डेवलपमेंट हो पाया है, बॉटम टू टॉप अप्रोच जिसको हम लोग कुबित्सु काइज़न भी बोलते हैं, तो क्या ये हो पाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखना था, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो आप क्या लिखिएगा कि 73rd का प्रोविजंस क्या है, 74th का प्रोविजंस क्या है, और आपको लगेगा कि 8 पेज तो हम इसे में लिख के आ गए। अब एनालिसिस जो है वो हम बस 1 पेज में दिए लास्ट में, और शुरुआत में इंट्रोडक्शन 1 पेज में दिए, कोई फायदा नहीं। आपको एनालिसिस में ही देना है और प्रोविजंस आपको देना है, ज़रूर देना है प्रोविजंस, लेकिन आपको उसमें फोकस नहीं, फोकस आपको एनालिसिस में करना है। प्रोविजंस आप नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा, वो तो देना ज़रूरी है, उसको टीचर को आना चाहिए कि हाँ इसको आता तो है। ठीक है, वो तो देना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक बेस तैयार करेगा ताकि आप आंसर आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 शॉर्ट नोट्स लिखें। ठीक है, नंबर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर नहीं मिलता है। ये हो गया पॉलिटी के बारे में बात। साइंस डायरेक्टली डिमांड करता है कोई भी आंसर को। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है, आप आंसर लिखिए। ठीक है, नंबर मिलता है। हिस्ट्री, उसमें भी नंबर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, लेकिन इस बार आया था अलाउद्दीन खलजी का जो पॉलिसी है उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करना था, क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी बताना है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को भी बताना है, पर हमेशा याद रखिए कि लास्ट आप कंक्लूजन जो दें, ठीक है, वो करंट के एस्पेक्ट से अगर मिला करके दे दे तो अच्छा होगा। ठीक है, करंट के एस्पेक्ट से अगर मिला करके कंक्लूजन दे दे तो आपको नंबर 1 या 2 ज़रूर बढ़ जाता है। 1-2 नंबर यहाँ मैटर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर अगर मार्क्स आने वाला है तो उस समय मैं देखना चाहता हूँ अपना ये मार्क्स की क्या है। ज़रूर मतलब ऐसा होगा कि बगल बगल में ही सबको मार्क्स मिला होगा, ऐसा है। और इस बार कट ऑफ हाई गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछने के कारण कट ऑफ हाई गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, पर पता नहीं। तो ये हो गया साइंस का बात, हिस्ट्री का बात। हाँ, ज्योग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे गए 4 क्वेश्चंस, आपको याद है कौन कौन सा क्वेश्चंस थे? हाँ, डिफरेंस था ना टेम्परेट और ट्रॉपिकल में। ठीक है, तो और कौन कौन सा क्वेश्चन था? नेचुरल वेजिटेशन और सोलर एनर्जी। ठीक है, और नहीं, एक था लैंड डिग्रेडेशन का रीजन। यहाँ पे झारखंड में रीजन मतलब हाँ, वो झारखंड का ऐसा रीजन बताना था, कहाँ कहाँ है ऐसा डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि आप या अभी भी अगर आप तैयारी करके गए होते तो ऐसा सोचे नहीं होते कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आप ये भी नहीं सोचे होते कि सोलर एनर्जी का जो पूछा गया है बैकलॉग में वही पूछ दिया जाएगा फिर से। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों ने सोलर एनर्जी को अटेम्प्ट किया, पर आप ये बताइए कि आप इन 4 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते? क्योंकि सर तो खुद ज्योग्राफी के मतलब मास्टर हैं, तो फिर क्या बोले इसमें। हाँ, कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते? मान लीजिए आज पूछ दिया गया आपसे, तो आप क्या अटेम्प्ट किए होते? कुछ तो होगा ऐसा। आप मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 4 अच्छे से पढ़े हुए हैं,
थोड़ा मोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा चारों पढ़े हुए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है आपने चारों क्वेश्चन अच्छे से घर में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या पूछेगा, ठीक है। तो आप कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए होते चार में से? साइक्लोन और नेचुरल वेजिटेशन, ये बात सही है। अगर आप घर में पढ़े होते नेचुरल वेजिटेशन तो जरूर अटेम्प्ट किए होते। मैंने नहीं पढ़ा था, क्यों पता है? क्योंकि लास्ट टाइम पूछा था ठीक है, तो लगा कि नहीं आएगा तो इसलिए पढ़ा नहीं। अगर आप पढ़े होते और वहाँ पर अटेम्प्ट किए होते तो अच्छा नंबर मिलता, ये तो पक्का है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें कुछ दायां बायां घुमाया हुआ नहीं था, ठीक है। डिफरेंसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसको भी अटेम्प्ट करना चाहिए था, मैंने वो अटेम्प्ट किया था, और लैंड डिग्रेडेशन अटेम्प्ट किया था। खैर, सोलर एनर्जी का भी क्वेश्चन अच्छा था, अगर आप उसको साइंटिफिक अप्रोच दे करके, जोग्राफिकल रीजन दिखा करके और जोग्राफिकल रीजन भी दिखा करके, रीजन एंड रीजन, ठीक है, दोनों दिखा करके अगर आप एक्सप्लेन करते हो उसको, उसके बाद गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ बताते जो आपको याद रहता तब, ठीक है। उसमें आपको फिगर का जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो ज्योग्राफी के हिसाब से आपको बताना था कौन कौन सा रीजन में क्या क्या है और क्या क्या इसमें मतलब इसके सेटबैक्स क्या क्या हैं और क्या क्या इसमें डिमेरिट्स हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ आप एक्सप्लेन करते तो शायद उसमें भी नंबर मिलता, पर मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा आप याद रखिए कि एक्सपेक्ट करिए कुछ ऐसा अनहोनी होने का, कुछ नया टाइप का चीज़ आने का, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच के गए हैं वही क्वेश्चन वहाँ जा करके पूछ दिया, ठीक है, ऐसा होता नहीं। ऐसा होगा तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है और आप 1 to 10 तो आने ही वाले हैं, ये आप पक्का मान के रखिए कि अगर आप जो सोच के गए हैं और वहाँ पे आ गया तो 1 to 10 आने वाले। एग्रो फॉरेस्ट्री एक बार पूछ चुका, आप फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, पर मैं पढ़ के नहीं गया, आप क्या करिएगा तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एक क्वेश्चन था साइंस में, ठीक है, तो वो मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, तो मैंने वो अटेम्प्ट किया। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और भी बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो मैंने कुछ कोशिश किया उसको रिलेट करने का। अब पता नहीं नंबर क्या दिया है, वो देखेंगे जब आएगा तो। हाँ, मैं आपको ये गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि नंबर कैसे मिलेगा इकोनॉमिक्स को छोड़ करके। आई एम सॉरी, इकोनॉमिक्स मेरा पिछले बार नंबर अच्छा नहीं आया था, तो इसलिए मैं धोखे में आप लोगों को नहीं रखूँगा, मैं बस सच बोलता हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा नंबर नहीं आया था तो धोखे में नहीं रखूँगा। इस बार अगर अच्छा नंबर आएगा तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स में आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स में मैंने प्रैक्टिस भी बहुत किया, पर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, जब तक मार्क्स नहीं आ जाए, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अब आप लोगों का कुछ सवाल मेन से रिलेटेड? हाँ बोलिए ना। हाँ वही चीज़, लैंग्वेज पे आते हैं ये, और कुछ ये चारों सब्जेक्ट को नहीं, हम झारखंड अटेम्प्ट किए थे, लेकिन आप किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, नंबर आराम से मिलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें नंबर मिलता है। झारखंड के बारे में अटेम्प्ट करें तो अच्छा बात है, हो सकता है 1-2 नंबर ज़्यादा है, लेकिन नंबर दोनों में मिलता है, ठीक है। और अब झारखंड के हैं तो झारखंड का अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने झारखंड अटेम्प्ट किया था। कौन कौन सा सेक्शन सब कंप्लीट करके जाते? एंशिएंट और झारखंड, पर मेडिवल से पूछा गया और वो मुझे पता था अलाउद्दीन खलजी, तो मैंने खलजी लिखा। हाँ सर, ये रिस्क लेना सही रहता है? तो झारखंड में देखा गया कि सर 2 पोर्शन ही लोग करते हैं, तो एंशिएंट मॉडर्न कर देते हैं, और एक झारखंड के पोर्शन लगते हैं कि अगर ये दोनों से नहीं भिड़ेगा तो झारखंड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क मत लीजिए। तीन पार्ट तो आप ज़रूर पढ़िए। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने एंशिएंट पढ़ा, झारखंड पढ़ा, पर कुछ पार्ट मेडिवल का पढ़ लिया, ठीक है, और कुछ पार्ट मॉडर्न का पढ़ लिया, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, पर वही है, रिस्क था। क्यों? क्योंकि मैंने PYQ नहीं पढ़ा, क्योंकि PYQ रिपीट कर रहा है। अब पक्का याद से PYQ बनाए। मैं तो बोलूँगा आप नोट्स बना ले PYQ का, और उसको डेली आप देखते रहें, पता नहीं किस्मत कब साथ दे दे और वही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आप ज़रूर PYQ बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं यही बोलूँगा। और हाँ, रिस्क नहीं लें, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसमें रिस्क मत लीजिए, 3 पार्ट ज़रूर पढ़िए, ठीक है। आप ज्योग्राफी में तो आप फिजिकल ज्योग्राफी तो पक्का है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी क्योंकि अगर आपको आता है, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको पता है और आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पक्का आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि सोलर एनर्जी तो था वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट था, ठीक है, तो आप वहाँ पे नंबर पाइएगा या नहीं पाइएगा ये पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपको किसी ना किसी थ्योरी से अगर उसको रिलेट कर देते तो आपको नंबर मिल जाता है। तो लास्ट टाइम अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा गया था 7 JPSC में, तो मैंने उसको रिलेट कर दिया था वेबर के फिलॉसफी से, ठीक है, वेबर के थ्योरी से, तो नंबर मुझे अच्छा आया था उसमें मुझे 28 नंबर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब जब तक आपको थ्योरी नहीं आता है,
आप प्लीज़ ह्यूमन ज्योग्राफी को अटेम्प्ट नहीं करें, ठीक है। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी आता है तो फिजिकल ज्योग्राफी बनाएं, अगर लेकिन आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आ रहा है और आपके पास कोई चारा नहीं बचा है और आपको थियोरी आता है ना ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ज़रूर अटेम्प्ट करें, नंबर मिलता है उसमें भी, ठीक है। और झारखंड का ज्योग्राफी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अटेम्प्ट करें। अब मान लीजिए कोयला का रीजन आपसे पूछ रहा है, जो लास्ट टाइम पूछा था 7th ज्योग्राफी में, 7th JPSC में, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं आपको, क्योंकि क्या लिखेंगे उसमें 3 से 4 पन्ना, मतलब मेरा अच्छा नहीं था वैसा पढ़ा हुआ उसका, तो इसलिए मुझे लगा मैं उस पर लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने वेबर थ्योरी मतलब वो आयरन एंड स्टील पर लिखा, और साथ ही साथ ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। और कुछ स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्या, राइटिंग का मतलब किसका, जैसे कि पॉलिटी का मैंने आपको बताया कि कैसे करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दें, फिर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न दें, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के बाद अगर कोई कन्वेंशन है, ठीक है, तो वो दें, इंटरनेशनल लॉज है कोई, हाँ, और एक और चीज़, जुडिशियरी का कोई ऐसा चीज़ है उसको लिखना है तो आप उसको दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म जो एक क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है, मतलब कि फेडरलिज्म में था कि मतलब कि आपका स्टेट और यूनियन के बीच का रिलेशन के बारे में था, तो आप उसमें अगर ये चीज़ भी बता देते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अगर आप लिखें, कहीं भी डाल दें आप इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, तो आपको नंबर कुछ कुछ तो फेच करेगा एक्स्ट्रा, थोड़ा थोड़ा एक एक नंबर एक मतलब बूंद बूंद से जो सागर भरता है वाला बात है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है। मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना, मतलब आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। फिर एक ही जवाब है इसका, प्रैक्टिस। आप घर में प्रैक्टिस करिए तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि होता क्या है, देखिए आपको ना जो 7वां JPSC हुआ था तो उसमें मैंने किसी भी क्वेश्चन में 6 पेज से ज़्यादा नहीं लिखा था, ठीक है। इस बार मुझे किसी भी हालत में निकालना था एग्ज़ाम, ठीक है। तो कहीं से मैंने सुना कि नहीं, पेज पूरा भर देना है, ठीक है। अब लेकिन कंटेंट भी इधर उधर आलतू फालतू नहीं डालना है, ये भी है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ पूछा है और कुछ डाल करके पेज भरना है, ठीक है। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, फ्लो चार्ट का, डायग्राम का। अब डायग्राम आप बनाइएगा तो स्वाभाविक है कि आपका जो 6 पन्ना था वो 8 पन्ना चला जाएगा, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट और डायग्राम ज़रूर बनाएं, वही नंबर आपको दिलाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका अच्छा हो, कंटेंट में बुलेट पॉइंट्स दें अच्छे से। अगर आपका पैराग्राफ कहीं से मैंने सुना है ये चीज़ कि पैराग्राफ राइटिंग अगर आपका अच्छा है, आपका लिटरेचर अच्छा है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो वो भी शायद नंबर आपको दिलाता है। पर आप रिस्क क्यों लीजिएगा, सिंपल सा बात है, एग्ज़ाम एक ही बार देना है, रिस्क क्यों लेना है ना। तो आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर दें, नंबर मिलेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए, मतलब जो ज़रूरी हो उसी को बनाए, ठीक है। जब कुछ और क्वेश्चन पूछे और कुछ और का डायग्राम बना दें, ऐसा ना करें, ठीक है। और हाँ, सर बताएंगे आपको कि किसी भी फ्लो चार्ट को बनाएंगे या डायग्राम को बनाएंगे तो उसको घेर लिया करें, ठीक है, इन सर्कल कर लिया करें ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। और बहुत सा आप जैसे कि आंसर लिखें, एक पैराग्राफ लिखें, यहाँ पे जो जगह है, सॉरी, यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे बना लिए, घेर लिए, फिर नीचे से लिखना शुरू किया। जैसा आप मान लीजिए वर्ड में या कुछ लिखते हैं या फिर कुछ भी, तो ऐसा लिखे, फिर डायग्राम बनाएं, फिर लिखे, फिर डायग्राम बनाएं, इस टाइप का। ऐसा बीच में साइड में देखिए, फिर साइड में अगर आप लिखिएगा, बनाइएगा डायग्राम, तो फिर आपका पेज कम हो जाएगा। आपको पेज भरना है, वो भी करना है। पता नहीं सामने वाला एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है, आपको नहीं पता है ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है, बस यही बोलते हैं। देखिए आपका, हम सही बात है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप 4 पेज में भी आंसर लिखिएगा ना तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, पर रिस्क नहीं लेना है, रिस्क अवॉइड करना है। जितना भरिए उतना अच्छा, थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि विजिबल हो, छोटा छोटा ऐसा नहीं कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल साउंड पे था तो साउंड पे आपने डिपिक्शन जो दिया होगा वो ऐसा दिया होगा कि 20, मतलब अगर आपने मेंस दिया होगा तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और फिर इधर का इधर का इंफ्रा और इधर का अल्ट्रा, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अगर आप साइंस से पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ये भी डायग्राम बना देंगे ऐसे ऐसे करके, ये थोड़ा सा इसका ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला तो दूर दूर बना दिए, फिर इसका ऑडिबल बराबर बनाएं, और फिर नज़दीक नज़दीक से के बना दिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सब तो आप कर सकते हैं, ये आपका इनोवेशन है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो कुछ कुछ इनोवेशन आपको अपने से भी करना है, ठीक है। यही इनोवेशन आपको नंबर दिलाएगा, 2 2 1 2 ऐसा एक्स्ट्रा,
क्योंकि अब वही फिर से मैं बोलूँगा कि आप देखिएगा जब मार्क्स आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो बस थोड़ा सा आप मिस करते हैं, थोड़ा सा से आप मिस करते हैं, आपको थोड़ा सा और आया था। कैसे प्यासा कैसे भटकता है पानी के लिए, उस तरह से होता है, थोड़ा सा और आया था। ठीक है, सिंगल पेन, आपको पास टाइम नहीं मिलता है 2 पेन यूज़ करने का। देखिए आपका आंसर ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा दिमाग में फट ऐसा नहीं, ऐसा 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 ऐसा, सोचने का टाइम नहीं है। आपको सच बताता हूँ, 7वां मैंने सोच सोच के आंसर लिखा था। ठीक है, इसलिए कम पेज बता दूँ ना, तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। घर में अगर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं, अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया है ना, पक्का आप लिखिए उसको। आप दिमाग मत लगाइए कि टफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर में जो प्रैक्टिस किए हैं या फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जो प्रैक्टिस किए हैं उसी को लिखिए फुल नंबर। आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो 25 से कम दिया एक नंबर भी, मैं 25 इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे कम नंबर 25 है, अगर आपका अच्छा आंसर जाता है तो। ठीक है, 28 भी मिलता है, 30 भी मिलता है, 32 भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लैंग्वेज पेपर। उसके पहले एक चीज़ और, एक और यहाँ पे मिथ है कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पेपर नहीं, लैंग्वेज मतलब कि कौन सा मीडियम, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, नंबर दोनों में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी पे लिखते हैं तो याद रखिए आपका हिंदी में ग्रामेटिकल मिस्टेक 0 होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। इंग्लिश थोड़ा मोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक चलता है, ज़्यादा उसमें ना करें, पर हिंदी में तो एकदम भी नहीं। क्योंकि याद रखिए आप जो भी वहाँ पे प्रोफेसर होंगे, जो भी टीचर होंगे, उनका हिंदी बहुत अच्छा होगा, तो थोड़ा सा भी आप गलती करें और फिर नंबर कटा। इंग्लिश में क्या होता है कि वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, भाई बच्चा है, मतलब ये सब एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, हो सकता है कुछ कहीं पे कुछ ए की जगह द लग गया, द की जगह ए लग गया, ऐसा कुछ वो माइंड नहीं करते उसको। ठीक है, पर हिंदी आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छा हिंदी होना चाहिए। मैं क्योंकि मैं किन्हीं को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका हिंदी बहुत अच्छा है और उन्होंने निकाला है अंडर 100, ऐसे 4 लोगों को जानता हूँ मैं, वो जो हिंदी से लिए और अंडर 100 रैंक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका हिंदी भी बहुत अच्छा है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं सोचे कि हिंदी है या इंग्लिश है। ठीक है, नंबर दोनों में मिलता है। अब आया लैंग्वेज पेपर, 110% मेरे हिसाब से तो खोटा लेना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सोचना ही नहीं है। अगर आपको नागपुरी आता भी है तो भूल जाइए, एकदम भूल जाइए, आप खोटा लीजिए। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, नागपुरी मैंने लिया था। ठीक है, नहीं हुआ था। हाँ, 67 नंबर था मेरा नागपुरी में। ठीक है, 67 नहीं आता है नंबर नागपुरी में, पता नहीं। इस बार शायद लोग बोल रहे हैं कि नागपुरी में नंबर मिला है, पर मैं प्लीज़ बोलता हूँ, अगर आपको अंडर 100 लाना है तो प्लीज़ खोटा लीजिए। मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि खोटा लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो फिर आप यहाँ पे कैसे आइएगा। प्लीज़ यहाँ पे आएँ और खोटा लें। हाँ बोलिए ना। सोर्सेज तो आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूँ, किसी ना किसी टीचर, कोई ना कोई टीचर होंगे, वो सर से आप पूछ लीजिएगा सोर्स। ठीक है, बाकी जो मार्केट में बुक्स, मैंने किसी टीचर को फॉलो किया था, आप प्लीज़ सर से पूछ लेंगे इसके बारे में। नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। हाँ, आप सोर्स के बारे में प्लीज़, खोटा के बारे में आप सर से पूछ लेंगे तो वो ठीक बताएंगे। ऐसे नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखिए खोटा में आपको क्या रट के जाना है। ठीक है, मतलब जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा, ठीक है, मैं धनबाद को बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे घर में मम्मी पापा लोग बोलते हैं खोटा, हमको सिर्फ हिंदी आता और इंग्लिश आता है, कुछ नहीं आता है। सही बात है। ठीक है, नागपुरी क्यों लिए थे? अच्छा, देखिए मेरे पास दोनों ऑप्शन था जब मैं आया था यहाँ पे, नागपुरी या खोटा मेरे लिए दोनों बराबर था। क्यों बताइए? क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा जो है वो खोटा बोलते थे। ठीक है, पर यहाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ जो है उसको नागपुरी अच्छा आता है। ठीक है, वो लोहरदगा की रहने वाली है तो उसको नागपुरी अच्छा आता है, तो मुझे लगा कि इंटरेक्शन में ज़्यादा अच्छा होगा। और नागपुरी में अच्छा भी कर लिया था, ऐसा नहीं था कि नागपुरी ख़राब था, मैं ठीक ही ठाक लिखा था मेरे हिसाब से। ठीक है, पर नंबर कम आता है नागपुरी में। ठीक है, टीचर्स तो बहुत ही ऊपर, मतलब ग्रेजुएट लेवल के टीचर, मतलब सॉरी, मतलब उनका लेवल तो और ऊपर रहता है, तो उनके हिसाब से तो अच्छा नहीं था मेरा, इसलिए नंबर कम आया। ठीक है, तो प्लीज़ खोटा लें। बाकी अगर आपका नागपुरी ऐसा लगता है कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं तो ले सकते हैं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पर अंडर 100 लाने के लिए प्लीज़, अभी तक का जो ट्रेंड चला हुआ है आप उसके लिए खोटा लें। इंग्लिश में भी नंबर अच्छा आ रहा है, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, पर सर से पूछ लीजिएगा कि क्या लेना चाहिए। जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया।
और कोई सवाल मेंस से? कोटा कैसे प्रिपरेशन किए? सही बताता हूँ, मैं क्लास करने आता था कोटा का। अब किन के पास जाता था मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ सर से पूछ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप क्लास कर सकते हैं कोटा का। कौन से पेन यूज करते पेन्स में ग्लाइसर पेन आता है ना, वही हैं? लिंक ग्लाइसर। हाँ, जेल नहीं है, बॉल पेन। हाँ हाँ, कोटा में क्या कहते हैं? बुक नहीं, सिर्फ नोट्स, सिर्फ नोट्स। आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप, लेकिन हाँ, अगर आप मतलब एक बोलेंगे कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करें, किसको आप ज़्यादा एम्फेसिस दें, किसको आप ज़्यादा टाइम दें, तो मैं बोलूँगा सबसे नंबर 1 में आपको कोटा को टाइम देना चाहिए। अभी नंबर आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कोटा में इस बार कम नंबर दिए हों, लेकिन जो 7 JPA से था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपको टाइम अगर मतलब देना है किसी चीज़ को, ठीक है, तो टाइम डिवोट करिए आप कोटा में। कोटा बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, वही आपको 100 दिलाएगा, ठीक है। उसके बाद है तो आप साइंस पे फोकस करिए, अगर आपका साइंस अच्छा है तो। कोई लोग हैं ना यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो आप साइंस पे फोकस करें, साइंस आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। ज्योग्राफी पे फोकस करें, ज्योग्राफी अच्छा नंबर दिलाता है, हिस्ट्री अच्छा नंबर दिलाता है, पॉलिटी अच्छा नंबर दिलाता है। बाकी इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी ग्रेजुएट हैं, तो मैं क्या बोलूँ अब क्या पीयूष? हाँ, तो अब नंबर आएगा उसके बाद ही बता पाऊंगा कि इकोनॉमिक्स में कैसे लिखना है, क्योंकि मेरा पिछला बार नंबर कम आया था, इसलिए मैं आपको धोखे में क्यों रखूँ, ठीक है। पर यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जब मैं देता था इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ गया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस, तो वो मैंने लिखा और मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नंबर आया होगा, पर देखते हैं, आने दीजिए नंबर, उसके बाद ही बता पाऊंगा। सर आप आंसर लिखना कब से स्टार्ट किया था? आपको जब भी आंसर राइटिंग? हाँ, आंसर राइटिंग आप आज ही से शुरू कर दीजिए, टाइम कुछ नहीं है, सही बात है। आप PYQ उठाइए और आंसर लिखना शुरू करिए। सर इनिशियल में मतलब जैसे पढ़े टेक्स्ट को गो थ्रू किए, नोट्स जो है, तो उसके बाद ही आंसर राइटिंग लिखे, हेल्प लेते थे, क्योंकि एक बार में सर इतना नहीं लिखेंगे तो। डेली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ना। देखिए, आप ये सोचिएगा ना कि पहले ही बार हम लिख करके हम 28 नंबर ले आएंगे, वैसा नहीं होता है। पहला बार में आपको 12-13 नंबर भी आ गया ना, अगर आपको लगता है कि आप 12-13 नंबर के लायक हैं तो ठीक है, फिर आप ऐड ऑन करते जाइएगा, आप होते जाएगा। सिर्फ PYQ को आप बढ़िया से फोकस करके लिखिए ना, हो जाएगा। कोई और सवाल? हाँ बोलिए ना। पूरा सेंटेंस लिखिए, क्यों? पेज भरना है, UPSC नहीं है पेज भरना है। नहीं तो आप सोचिए, खुद आप सोचिए, अगर आप बुलेट पॉइंट्स अगर छोटा छोटा लिखिएगा, ठीक है, तो आपका पेज भर नहीं पाएगा। आपके पास कितना कंटेंट है, जितना जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, अगर आप बुलेट पॉइंट्स पे लिखेंगे तो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 पन्ना से ज़्यादा नहीं जाएगा आपका कंटेंट। तो कंटेंट को तो बढ़ाना है ना, तो फुल सेंटेंस लिखे। सोर्स न्यूज़पेपर और प्रीलिम्स में जीके जो आता है, प्रीलिम्स में यार वही बोल रहे ना, फिर झारखंड यार पढ़ो, बस झारखंड पढ़िए। झारखंड 110 क्वेश्चन जो हैं उसको बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि GS के बारे में पता नहीं क्या पूछेगा। जीके वाले सेक्शन में नहीं, मैंने समझा। और मेंस का ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं? पीटी के लिए करंट अफेयर्स, पीटी के लिए करंट अफेयर्स। तो पीटी के लिए करंट अफेयर्स वही बता रहा हूँ कि देखिए, वो तो आपको ये किया हुआ है ना, सब क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मतलब सब क्लासीफाई किया हुआ है कि क्या क्या पूछेगा, इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह वगैरह ऐसा करके। तो जो बॉडीज़ हैं कुछ सर का नोट्स रहता है, उसमें सब कुछ रहता है कि आपको उतना ही पढ़ लीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में करंट, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का अभी कौन उस बॉडी को हेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल UNHRC को हेड कौन कर रहा है, ये जान जाइए। तो ये सारा चीज़ पूछता है। झारखंड का करंट अफेयर्स आपको 2 बुक आता है, एक आता है शिवांगन का और एक स्पर्धा का, ठीक है। हाँ, तो स्पर्धा और शिवांगन दोनों में से एक ही काफ़ी है। नहीं, वो आता है एग्ज़ाम के टाइम में, मैं वही पढ़ा, ठीक है, वो एग्ज़ाम के टाइम में आता है, वही पढ़, मतलब मैंने वही पढ़ा।
ठीक है। और करंट अफेयर्स कितने दिन का, अब मैं क्या बोलूँ आपको, वो जो बुक आया ना स्पर्धा का, मैं बस उतना ही पढ़ा। स्पर्धा का जो बुक आया था, स्पर्धा या शिवांगन का, दोनों में से सब दोनों सेम ही रहता है, मटेरियल कंटेंट एक ही रहता है, ठीक है। आप देखिए करंट अफेयर्स जो है ना वो किस्मत का खेल है। आप पता चला आप पूरा पढ़ लिए, उसमें से कुछ नहीं आया, बगल में एक छोटा सा चीज़ था वो आ गया। बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ देखिए, आप जिस दिन नोटिस आया, ठीक है, जिस दिन नोटिस आया उसके मान लीजिए एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में है, तो जो मुझे लगता है कि नवंबर तक इनका क्वेश्चन सेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक किसी ऑफिस में हूँ तो मुझे पता है कि किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है तो दिसंबर में ही वो क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका 1.5 महीना पहले आप मानिए, उसके पहले से करंट अफेयर्स आना चाहिए। मैं नवंबर 15 तक, मतलब अगर दिसंबर 31 को एग्ज़ाम है तो नवंबर 15 तक, ऐसा 45 एक साल का होना चाहिए। हाँ एक बार बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम जो है अगर रीशेड्यूल करता है, मान लीजिए एग्ज़ाम जो है वो होने वाला रहता है 30 दिसंबर को, ठीक है, पर वो हो जाता है अगले साल के 30 दिसंबर को, तो आपको पता नहीं कि पिछला साल का भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर भी हो सकता है, होकर रखा सकता है। सब किस्मत। बस ये याद रखिएगा कि रीशेड्यूल नहीं होना चाहिए। अगर रीशेड्यूल होता है तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला टाइम था उसका भी आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम इसमें नुकसान क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज कौन जीता, ठीक है। अब वो पूछ दिया पिछले साल का, जैसे इस बार भी पूछा था, ठीक है। आप इस साल का पढ़ के बैठे हैं और पूछ दिया पिछले साल का, कैसे बना पाएंगे। इसलिए रिस्क नहीं लेना है। 110 का 110 झारखंड का क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ जाना है, क्योंकि 110 में से आपको कोशिश करना है किसी तरह से आप 80-85 ले आए। सही बात है। डिफरेंस पीटी में कोई डिफरेंस नहीं था, बस एमसीक्यू बनाया, ठीक है। मेंस में क्या था कि सर का गाइडेंस में स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिफॉर्म किया अपने आंसर में, ठीक है। कंटेंट लगभग सेम था, थोड़ा सा सर बताएं तो वो कंटेंट बढ़ाएं, उसके हिसाब से करंट अफेयर्स को और ऐड किए, ठीक है। जितना हो सकता था वो किए। अब रिजल्ट जो है फाइनली वो क्या नंबर देता है वो जब तक नंबर नहीं आएगा यार नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बस अप्रोच तो जो था वो यही था कि स्ट्रक्चर को चेंज किए। नंबर ऑफ पेजेस जो 5 या 6 पेज लिख रहे थे उसको हम बढ़ाएं 8 पेज तक किए। उसके बाद ज़्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाना है, ये नहीं कि जो टफ क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो आपको आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट नोट्स में नंबर मिलता है, शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट किए, ठीक है, ऐसा। और हाँ जो मेंस का एमसीक्यू आता है उस पर ध्यान मत दीजिए, पहले आप आंसर राइटिंग पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली मेंस का भी आपको एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उस पर भी फोकस करना है पर ज़्यादा उस पर नहीं, एम्फेसिस देना है आंसर राइटिंग पे। बाकी इतना सारा 2 पड़ाव पार कर लेंगे तो इंटरव्यू कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा। इंटरव्यू में बस आपको कूल होकर के रिलैक्स होकर के जाना है, ऐसा सोच करके जाना है कि आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और सामने जो बैठे हुए हैं या तो आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, या फिर वो आपके बड़े भाई हैं, ठीक है। और वैसे ही आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। अगर आपको मान लीजिए आपके मम्मी पापा या कोई भी आपके बड़े एल्डरली जो होंगे आपके घर में, कोई खड़ूस टाइप के ऐसे इंसान होंगे, मान लीजिए ऐसा भी होता है कभी कभी, तो खड़ूस टाइप के कोई आगे सामने में इंसान हुए हैं, ठीक है, और आपको डांटे जा रहे हैं, तो क्या आप उनसे झगड़ने लगेगा? नहीं झगड़िएगा ना। तो वही चीज़ आपको करना है, वहाँ पे आपको डांटते भी गए तो भी आपको झगड़ना नहीं है, आपको अपना कूल मेंटेन रखना है। मतलब क्या है, 3 चीज़, ठीक है, जो ज़रूरी है वहाँ इंटरव्यू में, कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। ये आपको आपके कैप्टनसी को दिखाता है, क्योंकि आप लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब तक ये 3 चीज़ नहीं रखिएगा अपने आप में, इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाने वाला है, ठीक है। कूल रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली आपको 60 से ऊपर इंटरव्यू में नंबर फेच होगा। 7 JPSC में मेरा 68 आया था, पर इस बार पता नहीं, इस बार मुझे लगता है कम आएगा, देखते हैं। क्योंकि 7 JPSC में बताता हूँ आपको, 40% क्वेश्चंस का मैंने आंसर नहीं दिया था, 40%, क्योंकि सारे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मुझसे, एक पे एक स्टैटिक। मतलब आप तैयारी करके नहीं आते हैं जब इंटरव्यू में रहते हैं, तो ऐसा आपसे प्रीलिम पीटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एयरबस कहाँ की कंपनी है, बोइंग कहाँ की कंपनी है। मतलब जैसे उस समय मरांग गोम के स्कॉलरशिप चल रहा था, तो शेवरिंग स्कॉलरशिप क्या होता है,
ऐसे ऐसे सवाल, ठीक है। तो आपके पास जवाब कहाँ से रहेगा, ऊपर से आप नर्वस रहते हैं वहाँ पे। आपके पास इंडिया कैपिटल कौन है, जब ऐसा सवाल लगातार आपसे पूछा जाएगा ना और लास्ट में पूछ देगा इंडिया कैपिटल क्या है, तो पता चला कि आपको वो भी नहीं पता। यही होता है। लेकिन आप उस समय अगर अपना कूल मेंटेन किए हुए रहेंगे तो आपको कैपिटल इंडिया का पता होगा, पक्का पता होगा, ठीक है। तो आपको रिलैक्स रहना है, यही सोच के जाना है कि भाई मेरा नहीं होने वाला है, ठीक है। आराम से मम्मी पापा बैठे हुए हैं, भाई बंधु बैठे हुए हैं, उनसे बस बात करके चला आना है और अपना बस दिखाना है कि हाँ हम ऑफिसर के लायक हैं, ठीक है। आराम से इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है, जो टेंशन लेना है आपको मेंस में, क्योंकि मेंस ही है ज़्यादा नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि इंटरव्यू में कम नंबर आता है और मेंस में बहुत नंबर ले आ करके वो टॉप 50 में आ जाते हैं, टॉप 40 में आ जाते हैं। तो आपको मेंस में मेन फोकस करना है। सर पे ट्रस्ट करिए, इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करिए, इनका नोट्स पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। पक्का मतलब सफल होंगे आप। बोलिए। मेरा जो हम मिलाए थे बाहर से तो 60 सही हो रहा था, 60, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे पीछे होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 7th में हमको लगा था ना कि मेरा सही, 7th में मेरा 54 सही हुआ था, लेकिन जब वहाँ पे जाके देखे तो 52 सही किया था वो लोग। आंसर मतलब सबसे पहला चीज़ एक करिए, अगर आप मेंस लिखे हों तो RTI डाल करके अपना आंसर शीट जरूर देखिए, जो आपका आंसर शीट है कि आपको नंबर कहाँ पे काटा है, और फिर सोचिए कि इसको कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, नंबर कहाँ काटा है, ठीक है। अगर आप मेंस लिखे हो तो बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। उसी के हिसाब से आप रिफॉर्म करिएगा अपने आप को। मतलब मैंने अपने आप को उसी तरह से रिफॉर्म किया। बोलिए। और कुछ सवाल? पाँच 8 पेजेस, अच्छा बस लिमिट का ऐसा कुछ नहीं। जिसमें ज़्यादा जा रहा है उसमें, किसी में 10 जा रहा था, किसी में 8 जा रहा था। देखिए ये ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है, आप जब तक मार्क्स मेरे पास आता नहीं है ना हाथ में, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं जो लिखा मैं वो आपको बता सकता हूँ। हो सकता है कि 7 पेज में भी नंबर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 7 JPSC का जो ट्रेंड मुझे लगा ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो मैंने उसी को फॉलो किया इस बार, ठीक है। 32 मार्क्स साइंस में आपको पेज का कुछ नहीं है। साइंस में आपको सटीक आंसर लिखना है, उसमें पेजेस नहीं है। साइंस में आपको, आप बताता हूँ आपको, लगातार आप लिखते जाइएगा ना साइंस के आंसर में। मतलब 7वां में भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। क्या हुआ कि हाथ आपका चलता नहीं है, साइंस के क्वेश्चंस में आपका हाथ नहीं चलेगा, ठीक है। आप आराम से लिखिएगा, लिखिएगा बैठ जाइएगा, लिखिएगा बैठ जाइएगा, सच बता रहा है, ऐसा ही हुआ मेरे साथ, ठीक है। हाथ नहीं चलता है। तो साइंस वैसे ही डिमांड भी करता है आपको कितना लिखना है, आपको आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन डिमांड किया उसको लिख दीजिए बस। साइंस में क्या भांजना तो ना, लिटरेचर नहीं लिखना साइंस में। नहीं, दिमाग को खाली रखिए, दिमाग को खाली रखिए। दिमाग में बस ये चलाइए कि आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट, आपको लग रहा है कि ये पूछ सकता है, ठीक है, आपको दिमाग में लग रहा है ये पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए बस। आंसर राइटिंग, मेरा जो ये था आंसर राइटिंग पहले, क्योंकि MCQ में क्या होता है बताते हैं आपको। मेरा MCQ अच्छा नहीं है, सही बताते हैं। अगर आपका MCQ अच्छा है तो आप MCQ अटेम्प्ट करें। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, देखिए मतलब देखने का नज़रिया अलग अलग है, ठीक है। किसी का क्या है कि MCQ अच्छा रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 200 में से 160 नंबर, 160 क्वेश्चन सही कर लेते होंगे उसमें PT में, ठीक है। तो आप पक्का पहले MCQ बनाइए। क्यों? आपको कॉन्फिडेंस देता है। मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है अगर हम पहले MCQ बनाते हैं तो तो इसलिए पहले आंसर राइटिंग फिर MCQ। MCQ में पैराग्राफ चेंज जब करेंगे तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, फिर एक पैरा लिखे फिर। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। वो धोखा हो गया ना, वो सामने वाला समझ जाएगा धोखा दे रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं कि साफ सुथरा लिखने के लिए क्या होगा कि 2 पैराग्राफ के बीच में 2 लाइन छोड़ दें, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम जो बनाए वो पूरा 1 पेज ले ले डायग्राम बनाने के लिए। आपको 5 पेज तो मतलब बहुत ज़्यादा दिया जाता है, कितना 48 पेज शायद दिया जाता है। 48 पेजेस आपके पास रहता है, डायग्राम बनाइए, फुल पेज में बनाइए। आपको अगर पेज भरना है ना तो ऐसा कर सकते हैं, डायग्राम फुल पेज में बनाइए। जैसे हम क्या किए तो डायग्राम को हाफ पेज बना दिया, ठीक है, तो वैसे ही भरा। ऐसा थोड़ा ना है कि हम बहुत फास्ट लिखते हैं, हम फास्ट नहीं लिखते हैं, हम स्लो ही लिखते हैं, ठीक है।
पर क्या है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब यहाँ पे चतुराई दिखाना। बोल रहा है कि नहीं 8 पेज भरना है, 8 पेज भरना है, तो कैसे भरेंगे भाई, हमको तो 6 पेज से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। तो जो डायग्राम बनाना है उसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, है ना। और थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा आता है तो 6 से है, देखिए अगर आप मान लीजिए 6 पेज लिख सकते हैं तो 7 पेज आप पक्का लिख सकते हैं, इसमें हम गारंटी देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंटेंट है ना तो 6 से आप 7 जरूर कर सकते हैं, लेकिन 6 से आप 9 नहीं कर सकते हैं। तो 9 करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो डायग्राम है उसको बढ़ाना होगा ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इनोवेशन देना है, और क्या। और कुछ हाँ, जॉब करते हुए देखो, देखिए मेरे पास जो है ना सुबह 10 से रात का ये शाम का 5:30 तक का जॉब। तो कभी कभी वहाँ पे ही ऐसे यूट्यूब में या फिर कुछ में भी देख लिया, कान में लगा करके सुन लिया, ठीक है। और घर में आकर के फिर पढ़ाई किए, रात तो मेरे पास रहता ही है, ठीक है। और वाइफ भी मदद की, बहुत सारा मदद की, नहीं तो कैसे होता। और कुछ हम्म कुछ नहीं। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरी है जानना तो पूछिए, नहीं तो फिर हाँ, एक और चीज़ रहता है डाउट लोगों का कि क्या पढ़ें, मतलब कि कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा बुक को फॉलो नहीं करें, ठीक है। 50 बुक फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बुक को जो मतलब रेफरेंस बुक जो जेन्युइन है, जिसको आज के टाइम में बोलता है क्या, इंस्टाग्राम में ओजी ना, ओरिजिनल गैंगस्टर, ठीक है। तो जो जेन्युइन बुक है उसी को फॉलो करें, 50 बुक फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से होगा। सर का नोट्स को फॉलो करें ना, ट्रस्ट करें। देखिए टीचर पर ट्रस्ट नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप टीचर को अपना सब कुछ दिए हैं तो उनको ट्रस्ट उन पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप ट्रस्ट करिए और अपना भी फुल दीजिए, अपना जो भी आपके पास जितना भी मेहनत कर सकते हैं दीजिए। जो लोग जॉब में हैं वो अपना टाइम निकालिए, किसी तरह से आपको निकालना तो पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में देना है आपको तो सोच के आए हैं तो ज़रूर निकालना पड़ेगा। थैंक यू। इंटरव्यू में इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन था। इंटरव्यू में इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन था। इंजीनियरिंग, अच्छा रुकिए। अगर ये पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था या ना था, डिपेंड करता है कि आपका अभी का क्या है। जैसे मेरा तो एक्सपीरियंस है ना, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है आपका कुछ, तो एक्सपीरियंस से सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, इंजीनियरिंग से नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मान के चले कि 2 से 3 साल का ही एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपसे इंजीनियरिंग का सवाल पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं। जैसे मेरा तो टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस है, तो उसी से सवाल पूछा गया था। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी 2G 3G और 4G में यूज़ किया जाता है। फ़ोन को ट्रैक करते हैं तो फ़ोन अगर ऑफ़ रहता है, जैसे एप्पल का फ़ोन है किसी के पास, तो वो अगर ऑफ़ है तब भी ट्रैक कैसे होता है। तो अगर आपको जानना है कि इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या सवाल पूछा गया तो आपको बता सकते हैं। नहीं तो फिर ये सब वेस्ट है। पहले आप तैयारी करिए मेंस का, ठीक है। आप एक ही बार इंटरव्यू में कैसे चले जाएंगे, ठीक है। हाँ रहते हैं ना। देखिए आप ये याद रखिए कि मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो भी मेरे में एक मनीष रंजन सर थे और एक नरेंद्र कुमार सिंह सर थे, आईजी सर थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे रहेंगे। और जहाँ तक हमको पता है नरेंद्र सर के बारे में, तो वो खुद भी बीटेक हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं सवाल ना, आपको पता नहीं आपके सामने में बोर्ड में कौन बैठा है। इंटरव्यू के बारे में मत सोचिए ना, अभी सिर्फ फोकस करिए पीटी और मेंस का, ठीक है। चलिए थैंक यू। हाँ हाँ बोलिए ना। अब सब डिविजनल छोड़ के वीडियो में आने का हाँ क्यों आना चाहते हैं? सार्वजनिक नहीं, हाँ। सब डिविजनल ऑफिसर आप सब डिविजनल ऑफिसर, हाँ। वो छोड़ के वीडियो में आने की चॉइस करने का सोशल स्टेटस, एक ही जवाब है। सही में सोशल स्टेटस। और कुछ? थैंक यू। हाँ बोलिए ना। सीरीज मेंटेन करना रहता है या फिर जो क्वेश्चन अच्छा से आता है वो पहले प्रेफरेंस करें? कोई भी, मेरा तो कोई भी एपिसोड जो आपको अच्छा से आता है उसको पहले अटेम्प्ट करें। सही, थैंक यू। हाँ जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर पेंसिल से करेंगे, फिर पेन आपके पास पेंसिल और पेन उठाने का टाइम नहीं है। स्कीमेटिक डायग्राम रहता है। डायग्राम मतलब टू द स्केल नहीं रहता है, स्कीमेटिक रहता है ना।
हाँ मैप वही बता रहा हूँ, देखिए मैप या कुछ भी डायग्राम जो है वो स्केमेटिक रहता है, आप समझते हैं ना, स्केमेटिक या फिर टू द स्केल। तो यहाँ पे टू द स्केल डायग्राम नहीं बनाना है आपको, स्केमेटिक डायग्राम बनाना है, ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ जाओ, थैंक यू। Thank you.